हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करूँ क्लास 12 के स्टूडेंट के ये फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कंफर्म 2023 बोर्ड एग्जाम कंफर्म जो एग्जाम होने वाला है फरवरी मंथ में, तो कंफर्म देखने को मिल सकता है। तो अगर पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और आज से यानी कि आपको रेगुलर बैक टू बैक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मिलता जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा, लास्ट तक भी प्रॉपर बने रहना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो फाइनली बोर्ड एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड के दो आवेश एक दूसरे को कुछ दूरी पे, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कुछ दूरी पे रखा है, या ये दूरी के यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया, कुछ दूरी पे रखा है और वायु में रखा है। देखिए यहाँ पे वायु में, यानी कि वायु के का मान क्या रखेंगे, के का मान 1 रखेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या होता है, F=1/4πε Q1 Q2, और यहाँ पे 4/r² होता है। तो यहाँ पे के की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो मीडियन हमारा है उसमें वायु है, वायु भरा हुआ है। अगर यहीं पे अगर बोलता वायु की जगह बोलता किसी धातु में जा रहा है तो हम धातु के लिए इन्फिनेटिव रखते हैं। क्या रखते हैं? इन्फिनेटिव में स्थित हैं तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। कह रहे कि इन पे लगने वाले बलों का अनुपात। अच्छा ये बताइए कुछ दूरी पे, यानी कि डिस्टेंस तो समान है। जब डिस्टेंस समान है तो बलों का अनुपात पूछा, तो हम मान लेते हैं F1 निकालते हैं। F1 निकालते हैं किसी भी, मान लेते हैं 4 आवेश के लिए, 1 आवेश के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 आवेश के लिए अगर निकालते हैं तो अगर मानते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² होगा कि नहीं। अच्छा ये वैल्यू तो फिक्स एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू फिक्स एक कांस्टेंट है। यहाँ पे की है तो के, यहाँ पे के लिखेंगे तो की वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे के लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये वैल्यू तो सेम होगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू भी तो सेम होगा, साथ ही साथ ये वैल्यू भी सेम होगा। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और हम मान लें कोई दूसरा आवेश होगा जो 4 माइक्रोफैरड का है, इसका हमने मान लिया कि F2 बल, उसके द्वारा लगा हुआ बल जो होगा F2 होगा। और हमने मान लिया कि ये जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये क्या है? r² मान लेते हैं। r², हमने इसको 1 माना है तो इसको r² 1 2 मान लेते हैं, इसको r² 2 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन बोला कि कुछ दूरी पर रखा है। किस दूरी पे? तो यहाँ इसका मतलब हमारे पास इसका डिस्टेंस भी है, क्या होगा? सेम होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 को आपस में जब भाग करेंगे, चलिए इसको हम अगर यहीं पे डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, ये पूरी फिक्स वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² कट जाएगा। हुआ कि नहीं? अब कह रहा है कि कुछ आवेश, दो आवेश है ना, जब दो आवेश कुछ दूरी पर रखा है तो कुछ नहीं, F1:F2 का जो अनुपात होगा या Q1:Q2 अपॉन में Q2 और Q1 है, यानी कि इसको Q1 डैश मान लेते हैं। Q1 और Q2 डैश हो गया, इसके इक्वल होगा। जब इसके इक्वल होगा तो हमारा आवेश क्या दिया है, आवेश के तो इक्वल होगा। तो हमारे F1/F2 का जो रेशियो होगा वो हमारे आवेश के अनुपात, यानी कि जो हमारा पहला आवेश ये है, यानी कि 1 माइक्रोफैरड और दूसरा जो होगा 4 माइक्रोफैरड। तो एक काम करते हैं, माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड अगर कैंसिल आउट करना चाहो तो काट सकते हो, अगर नहीं काटना चाहते तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो माइक्रोफैरड में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, यानी 4, इसको पहला तो 1 हो गया, 1 माइक्रोफैरड अपॉन में 4 माइक्रोफैरड हो गया। यहाँ पे माइक्रोफैरड लिख रहे हैं। माइक्रोफैरड को आप 10 × 10 की घात, माइक्रो में क्या होती है 10 की घात -6 होती है ना, तो -6। अच्छा एक काम करो, माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड में कैंसिल आउट कर दे तो हमारा जो अनुपात हो गया वो F1:F2 का जो अनुपात हो गया 1:4 हो गया। हमारा बल जानते किस में होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन में होगा। बस ये आंसर है। इतना क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन कहते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र का अनुभव हो, जैसे कि मान लेते कोई ऐसा क्षेत्र, ये ऐसा फील्ड है, इस मान लेते अगर हम मानते ये थोड़ी देर के ये फील्ड है, यहाँ पे मान लेते क्यू आवेश रखा हुआ है। अच्छा ये क्यू आवेश रखा जहाँ पे कोई कुलम्ब यानी कोई पार्टिकल को चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जब आएगा, इसके अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट प्रवेश करेगा, इसके अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रवेश करेगा तो इसके अंदर एक बल अनुभव करेगा। वही बल जो हमारे पास जो अनुभव किया वही वैद्युत क्षेत्र होता है। और वही इसके अंदर अगर उसके फील्ड के अंदर चलेगा तो वही वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ द क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं बोला कि इसका डेफिनेशन बताओ, देखिए परिभाषा भी आता है और साथ ही साथ इसका मात्रक भी पूछ लेता है और बीमा भी पूछता है। तो हमें क्या करें, इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होता था, मैंने आपको परिभाषा बताया। अब तीव्रता क्या होती है, तीव्रता हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है। अगर आप इसको भी ए भी बोल सकते हैं कि एकांक आवेश में, क्या एकांक आवेश में क्यू का मात्रक आवेश है ना, कूलम का आवेश, एकांक आवेश में किया गया जो हमारे पास जो बल होता है या किया गया जो हमारे पास तीव्रता होती है या बल के बराबर होता है, इसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अगर इसका मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या, पहले ऊपर क्या है न्यूटन है और अपॉन में क्या कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अगर इसका बीमा निकालना चाहते तो न्यूटन का हम जानते हैं mL/T-2 होता है और कूलम का क्या होता है, AT होता है, AT होता है। अगर इसका अगर एक डायरेक्ट अगर सिंपल लिखना चाहो तो ऊपर ले जाते हैं, यानी mL क्या हो जाएगा T, यानी mL1 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे -2 है, ऊपर जाकर देख माइनस और ऐड हो जाएगा। यानी कि जानते हैं आधार जब सेम होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। जब आधार अगर विपरीत होती है तो उसके क्या होती है, घात जो होती है मल्टीपल हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार जब बेस सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा और यहाँ पे A-1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, बीमा हो गया और ये हमारे पास इसका मात्रक हो गया। और हमने फॉर्मूला भी बता दिया, इसका क्या होता है परिभाषा भी बताया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 0 डिग्री ताप पे जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो कैसा प्रतीत होता है। देखिए 0 डिग्री चालक पे अर्धचालक जो होता है, शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है, तो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, कुचालक की भांति। अब देखिए यहाँ पे कुचालक अर्धचालक कुचालक क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। इसमें कोई भी मान लेते हैं हमारे पास कोई सरफेस या कोई भी जिसमें हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं, अशुद्धियाँ मिलाने के बाद जो हमारे पास जो बैड कंडक्टर जो होता है वो गुड कंडक्टर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जो अचालक है उसमें हम कुछ अशुद्धियाँ मिला देंगे, वो हमारे पास अशुद्धियाँ मिलाने के बाद जो हमारे पास वो थोड़ा थोड़ा वो चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। इस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, यानी सेमी कंडक्टर बोलते हैं। इतना क्लियर है। इसमें क्या होता है, इसमें पी टाइप के हमें डोपिंग करते हैं, एन टाइप के अर्धचालक डोपिंग करते हैं, इसमें PNP होता है, NPN होता है। तो ये 4 प्रकार के पढ़ना होता है। इसी में आपको फॉरवर्ड बाइसाइकिल ये पढ़ना है और इसी में आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ना, रेक्टिफायर जो होता है ये भी पढ़ना होता है। तो ये सब नहीं आएगा, मैं इसमें इसका अर्धचालक एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरे डिटेल में उसका मैं बताऊँगा पूरे कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए जिसका त्वरण सबसे अधिक हो। देखिए ये कॉमन सी क्वेश्चन है, क्या है कि अगर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा, मतलब जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है किसी भी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भेज रहे हैं उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इक्वल है, ठीक है, रखे गए हैं। तो इसका त्वरण क्या हो। अच्छा एक बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, प्रोटॉन है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि न्यूट्रल आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश होता है, यानी कि ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऋण आवेश होता है। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। और वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम जब रखेंगे उसको तो क्या करेगा, प्रोटॉन तो अच्छा वैद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। जब वैद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल दोनों होगा तो क्या करेगा, प्रोटॉन को आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा। यानी कि जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर वो प्रवेश करेगा, जैसे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हमने बना दिया, इसको यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया। तो यहाँ पे हमने माना कि जब इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे ना, यहाँ पे इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को हमने इसको इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जब प्रवेश कराएंगे, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश कराएंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ पे तेजी से जाएगा और जाते जाते यहाँ पे सर्कुलर पाथ करने लगेगा और ये राउंड राउंड ये क्या करेगा, यहाँ पे अभिकेंद्र बल प्रोड्यूस हो जाएगा और ये क्या करेगा, वृत्ताकार सर्कल में क्या करेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम प्रोटॉन को अगर भेजेंगे इसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेजेंगे प्रोटॉन को, तो ये क्या करेगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिपल करके ये बाहर की ओर भगा देगा। तो सबसे तेज त्वरित कौन करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन होगा। इतना क्लियर है। आप लोग कमेंट करके बताओ जो इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो किसने किया है। मैं 4 ऑप्शन बता दे रहा हूँ, इनमें से आप एक कमेंट करके बताना क्या है, मिल्कन है, स्टोनी है, रदरफोर्ड है या जे थॉमसन है। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। लेकिन वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में गुजरने वाले नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उस किसी पर्टिकुलर एरिया यानी कि क्षेत्रफल में गुजरने वाले फ्लक्सों की जो संख्या होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझाना चाहिए यहाँ पे, तो हमने माना कि कोई ए लंबाई, हमने माना कोई ये जो है ए एरिया का हमने माना कि ये सरफेस लिया, ये सरफेस लिया, तो इसमें हमने माना कि जो एक पर्टिकुलर समय में जो जाने वाले यहाँ पे वैद्युत रेखा की जो संख्या होगी, वैद्युत वल रेखा की जो संख्या होगी, वैद्युत वल रेखा की जो संख्या होगी, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो, किसी हमने माना कि एरिया क्षेत्रफल में मान लिया था, ठीक है, और ये हमने माना वैद्युत फ्लक्स मान लिया, किसी इस वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? फाई ई। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं तो हम फाई बी बोलते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे ई लिखे, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू ए होता है, यानी फाई इक्वल टू क्या है? ई इंटू ए होता है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे क्या यहाँ पे ई इंटू ए क्यों? यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है। या इसको इस तरीके से भी फॉर्म लिख सकते हो, ई वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। हमने वेक्टर क्यों लगाया? ई भी एक सदिश राशि होता है। हमारे पास जो एरिया होती है, एरिया भी सदिश राशि होती है। दो सदिश को जब हम एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सदिश आएगा, लेकिन एक सदिश और एक अदिश को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा एक अदिश राशि होगा। तो देखिए, हमारा ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी एक सदिश राशि, लेकिन हमारे पास जो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। जब एक सदिश और एक अदिश को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक अदिश राशि प्राप्त होगा, एक फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बस ये इसका मात्रक क्या, अगर मात्रक की बात करते हैं तो ये इसको ऐसे, अगर फाई इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करें हमने, वैद्युत फ्लक्स तो लिख दिया, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो वैद्युत क्षेत्र का ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू होता है, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। क्यू बोल दे, क्यू नॉट बोल दे, कुछ भी बोल दे। अब एक काम कर लें कि यहाँ पे ई का मान यहाँ पर रख सकते हैं, ई का मान यहाँ पर रख ले तो रख सकते हैं यहाँ पे। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई का मान रखे तो एफ ए कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो जाएगा किसके बिटवीन, यानी इसके वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र के बिटवीन, ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो सदिश कह रहा है कि 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप से इतने वोल्ट प्रति मीटर से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र जो है इतना है, तो इसके गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? कुछ नहीं, हम फॉर्मूला जानते हैं, फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, यानी कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है? 2i कैप हो गया, प्लस का 3j कैप हो गया, माइनस का 4k कैप हो गया। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करा देंगे किसके साथ में? 8j कैप के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट जो होता है सिंपल होता है, क्या होता है? उसको i के साथ करा देंगे, j को j के साथ करा देंगे और k के साथ करा देंगे और हमारे पास फिक्स वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या हो गया? जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई कैप का गुणांक 0 मान लेते हैं, अगर यहाँ पे है नहीं तो हम मान लेंगे 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। R3 24 हो गया, 24 लिख लेंगे। के कैप के जो गुणांक यहाँ पे है नहीं तो इसको हम 0 मान लेंगे और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसका मात्रक तो आए, ये तो हमारे पास फिक्स वैल्यू आ गई, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र का क्या, ये एफ अपॉन क्यू होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, यानी कि हम न्यूटन पर कूलाम बोल सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम। और ये क्या होता है? ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब मीटर स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम होता है। किसका? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। और ये 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक हमारे पास सीरीज दिख रहा होगा, इसमें पूरा कुल धारिता क्या होगी? तो देखिए, सारे हमारे अगर समांतर में होगा तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम इसको, समांतर में होगा तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। अगर पैरेलल सीरीज में होगा तो हम 1 रेसिप्रोकल, जैसे रेजिस्टेंस में क्या करते हैं कि समांतर में हो तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर समांतर में जो तो 1 रेसिप्रोकल, जैसे कि 1
आर इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस सो एन 1/Rn तक, किस में, ये समांतर के लिए करते हैं। अगर यहीं पे अगर सरणी की बात करते हैं तो Rn इक्वल टू या R इक्वल टू बोलते हैं R1 प्लस का R2 प्लस का R3 एंड सो एन, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पे देखिए तो सीरीज में होता है, किस में होता है, ये तो रेजिस्टेंस में होता है। हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में क्या करेंगे, कुछ नहीं होता। जो हमारे पास सीरीज में होता है उसको हम क्या कर लेंगे, पैरेलल कर देंगे। जो पैरेलल में होता है वो हम सीरीज में कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सारे जो किस में जुड़ा हुआ है, ये सारे जो होता है वो समांतर में जुड़ा होता है। समांतर जुड़ने का मतलब क्या होता है, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, C1 प्लस का C2 कर देंगे प्लस का C3 एंड सो वन कर देंगे। तो C इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2, इसको ऐड करते हैं तो जोड़ते क्या है, 5 3 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 और ये कितना 5 3 8 4 12, 12 और 2 कितना हो गया, 12 2 14 हो गया, यानी 14 माइक्रोफैरेड जो हमारे पास कुल इसका क्या होगा, धारिता होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ओके, जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलता है किसी अनदर टॉपिक के साथ।